कैसा जमाना आ गया है। नाती पोतों के सामने बुजुर्गों को चुप रह जाना पड़ रहा है। एक हमारा जमाना था जब बद्दे बोलते थे और बच्चे सुनते थे। बद्दों का सम्मान किया जाता था, उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता था। अब तो बच्चे खुद कमाते हैं और खुद ही खाते हैं। बीमारी के नाम पर हमें रूखे सूखे भोजन देकर सोचते हैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। मोहनलाल लगातार आवाज दिए जा रहे थे। अरे ओ बहू, सुनती है? देख तो 12 का घंटा बज गया, लेकिन अभी तक मेरे पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। पर कोई प्रत्युत्तर न पाकर खींच जाते। अगली बार अपनी आवाज और बुलंद करके चिल्लाने लगते। पर बहू कहाँ मौजूद थी उनकी चीख पुकार सुनने के लिए? वह तो सुबह ही अस्पताल चली गई थी अपनी बहू को लेकर। जाते वक्त वह बोलकर भी गई थी कि बहू के पेट में दर्द उठ रहा है, इसलिए मैं अस्पताल जा रही हूं। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो नेहा को आवाज दे दीजिएगा। वैसे मैंने उसे बता दिया है कि अस्पताल से आने में मुझे देर हो जाएगी, इसलिए बाबूजी को खाना समय पर दे देना। पर मोहनलाल की उम्र के साथ साथ शायद याददाश्त भी बुरी हो गई थी, और वे यह भी भूल गए थे कि सुबह का नाश्ता बहू उनको खिलाकर गई थी। उनकी लगातार की गुहार से नेहा हाथ में खाने की थाली लेकर आ गई और बोली, माफ करना दादाजी, आपके लिए खाना लाने में देर हो गई। मोहनलाल खांसते हुए बोले, नहीं बेटी, कोई बात नहीं। जब अपनों ने ही परवाह करना छुड्डा दिया तो किसी और से भला मैं क्या उम्मीद करूं। नेहा बोली, अच्छा दादाजी, तो मैं कोई और हो गई। थाली में दाल, रोटी, सब्जी और सलाद देखकर वे बोले, क्या बेटी, तू भी वही रूखे सूखे भोजन ले आई? नेहा बोली, दादाजी, आपकी सेहत के लिए यही अच्छा है। चाची जी बोलकर गई थीं कि दादाजी को मीठी चीजें, आलू और चावल मत देना। मोहनलाल बोले, अरे वो खुद मुझको स्वादहीन खाना खिला खिलाकर तो मार ही रही है। अब तुझे भी पाठ पढ़ा गई कि दादाजी की सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। पर वह भी क्या करे, जब से मेरा पोता अखिल डॉक्टर बना है तब से अपनी माँ को भी डॉक्टर बना दिया। हर चीज की नापतोल करता है। मधुमेह की बीमारी है, अरे वर्जनाओं का भी अंत होता है। नेहा बोली, दादाजी अखिल भैया आपका कितना ध्यान रखते हैं, आपके स्वास्थ्य के प्रति कितना सचेत रहते हैं। अगर आपकी पसंद की चीजें आपको खाने के लिए मिलने लगें तो या आप स्वस्थ रह पाएंगे। मोहनलाल बोले, अच्छा होगा अगर बिस्तर पर ही बीमार पड्डा रहूं। कोई मरणासन्न अवस्था में पड्डा हुआ व्यक्ति भी इतना न तड़पता होगा जितना मैं चलने फिरने की स्थिति में रहकर भी तड़पता हूं। टहलाने के नाम पर अखिल रोज सुबह सवेरे उठा देता है और तब तक चलाता रहता है जब तक कि थक कर चूर न हो जाऊं। कहता है वॉक कीजिए, वॉक आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। मन तो होता है बोल दूं, अंग्रेजी किसी और के सामने झाधा करो, पर लिहाज कर जाता हूं। कैसा जमाना आ गया है, नाती पोतों के सामने बुजुर्गों को चुप रह जाना पड़ता है। एक हमारा जमाना था जब बद्दे बोलते थे और बच्चे सुनते थे। बद्दों का सम्मान किया जाता था, उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता था। अब तो बच्चे खुद कमाते हैं और खुद ही खाते हैं। बीमारी के नाम पर हमें रूखे सूखे भोजन देकर सोचते हैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। दादाजी का घूमा फिराकर फिर से स्वाद पर आकर अटक जाने वाली बात सुनकर नेहा विचारमग्न हो गई। वह दादाजी से इस विषय में और भी बातें करना चाहती थी, पर चुप रह गई। वह जानती थी बात करके कोई फायदा नहीं, दादाजी समझने वालों में से नहीं हैं। थाली उठाते हुए वह बोली, अच्छा दादाजी, अब चलती हूं, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। नेहा थाली उठाकर चली गई तो मोहनलाल का मन फिर स्वाद रूपी सरिता में गोते खाने लगा। वह सोचने लगे, आज भोजन के लिए मुझे इंतजार करना पड़ता है, और जब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो जाती हैं तो भोजन के नाम पर गाय भैंसों जैसा घास फूस परोस दिया जाता है। कभी ऐसा भी समय था जब भोजन मेरा इंतजार करता था। वो भी क्या जमाना था। चौपाल लगती तो शाम रात में कब बदल जाती थी पता ही नहीं चलता था। मित्रों का जो जमघट लगता तो छटते छटते भी काफी रात गुजर जाती थी। कभी रामायण तो कभी बिरहा तो कभी शतरंज, और इस रसपूर्ण माहौल को माँ द्वारा शुद्ध घी से बनाए हुए व्यंजन और भी सरस बना देते। थाली की थाली कचौरियाँ, समोसे, रबद्धी और जलेबियां उड्ढाई जाती।
भोजन का समय जब सरकने लगता तो माँ बुलावे पर बुलावा भेजती। जब वे घर पहुंचते तो माँ रसोई में ही झपकी लेती मिल जाती। वह माँ को कितनी बार समझा चुके थे, माँ मेरे लिए परेशान मत हुआ करो, आपको इतनी रात तक जागने की भला क्या आवश्यकता है। आप रसोई में मेरा इंतजार करती रहती हैं, इसीलिए भोजन कर लेता हूँ, वरना नाश्ता ही इतना भिजवा देती हैं कि भोजन करने जरा भी मन नहीं होता। तो माँ कहती, तू भोजन किए बगैर न सोए, इसलिए तो जागती रहती हूँ। अरे नाश्ता तो नाश्ता होता है, भोजन से भला उसका क्या मुकाबला। मोहनलाल माँ की ममत्व से भरी स्नेहिल बातें सुनकर माँ के सामने ही आलथी पालथी मारकर बैठ जाते। माँ का प्रेम उनकी भूख को फिर से जागृत कर देता और वे भोजनयुक्त थाली को धुली हुई थाली बनाकर ही उठते। माँ इस जिम्मेदारी से तभी मुक्त हो पाई थी जब घर में बहू ने प्रवेश किया था। बहू भी अपनी इस जिम्मेदारी से कभी विचलित न हुई, पर मोहनलाल अब चौपाल से थोड़ा बहुत जरूर विचलित होने लगे थे। भामिनी का इंतजार करता चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम जाता। जब तक वे घर नहीं आ जाते थे, भामिनी भूखी प्यासी रहकर उनका इंतजार करती रहती थी। कितनी बार उन्होंने समझाया था कि वह उनके लिए भूखी न रहा करे। वे तो चौपाल में अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। माँ सुन जाती तो कहती, बहू, अपना पत्नी धर्म निभा रही है, उसे मत रोका कर बेटा। पर क्या वह सिर्फ पत्नी धर्म ही निभाती थी? पत्नी से अधिक उसने बहू धर्म को प्राथमिकता दी थी। भोजन में वह एक मीठा पदार्थ जरूर रखती। जब वे पूछते, रोज रोज मीठी चीजें क्या बनाती रहती हो, मैं तो ऊब गया हूं ये मिठाइयां खाकर, तो भामिनी बोलती, मिठाइयां आपके लिए थोड़े ही बनाती हूं। माँ बाबूजी अब बूढ़े हो गए हैं और उम्र के इस पड़ाव पर मीठी चीजों के प्रति आदमी का झुकाव ज्यादा हो जाता है। यह सुनकर वह हंसने लगते, पर आज भामिनी की बात उन्हें कितनी सही प्रतीत होती है। बाहर बाजे गाजे की आवाज सुनकर उनकी विचार श्रृंखला भंग हो गई। उन्होंने देखा बहू अंदर प्रवेश कर रही है। उसकी गोद में नवजात शिशु देखकर मोहनलाल भी प्रफुल्लित हो उठे। सभी ने उनके पैर छुए। बहू बोली, बाबूजी देखिए, आज आपके घर में पड्डपोता हुआ है, लीजिए लड्डू खाइए। बहू ने जैसे ही लड्डू वाला हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, डॉक्टर पोते ने माँ का हाथ पकड़ खींच लिया और बोला, माँ, आप ये क्या रही हैं? आपको तो पता है दादाजी को हाई डायबिटीज है। बहू का हाथ रुक गया। तभी पोते की बहू बोली, अरे जाने भी दीजिए, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। मोहनलाल को आस बंधी अब शायद लड्डू मिल ही जाए, पर पोता अपने डॉक्टरी पेशे पर उतर आया था। वह बोला, बिल्कुल नहीं, दादाजी को मिठाई का एक टुकड़ा भी नहीं मिलना चाहिए। ये तो कुछ समझते नहीं हैं, कम से कम तुम लोगों को तो समझना चाहिए। मोहनलाल को अपमान सा महसूस हुआ। वे बोले, हाँ, मैं तो मूर्ख हूं, बुद्धिमान तो तुम लोग ही हो, मिठाइयां तुम लोगों को ही मुबारक हों। मुझे तुम लोगों की नीयत अच्छी तरह से मालूम है, तुम लोग मुझे बिना खाने के ही मार डालना चाहते हो। पोते ने समझाने के अंदाज में अपना मुंह खोला ही था कि मोहनलाल जी दोबारा बोले, मुझे कुछ नहीं सुनना, अपनी नसीहत अपने पास ही रखो। उनकी बदबदाहट से वे लोग अच्छी तरह से परिचित थे। वे बकते रहे और सब लोग अंदर चले गए। जब उनकी बदबदाहट काफी देर तक न रुकी तो अखिल के पापा बाहर आए और बोले, बाबूजी, आप सचमुच में सठिया गए हैं। आपको कम से कम अपनी बीमारी का तो ध्यान रखना चाहिए। जब आपका शुगर लेवल सामान्य स्तर पर आ जाएगा तब आपके जी में जो आए खाइएगा। मोहनलाल गुस्से से बोले, शायद तुम्हारे डॉक्टर बेटे की नजर में वो दिन कभी ना आए। तभी बहू हाथ में भोजन की थाली लेकर आ गई और बोली, बाबूजी, भोजन कर लीजिए। मोहनलाल बोले, नहीं, मुझे भूख नहीं है। बहू आग्रह करती रही, पर मोहनलाल अपनी जीद पर अड़े रहे। आखिर बहू को थाली वैसे ही वापस ले जानी पड़ी। लेकिन रात का प्रथम पहर बीतते बीतते मोहनलाल के पेट में चूहों ने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया और वे उठ बैठे। उन्होंने नजरें इधर उधर दौड़ ढाईं। कोई आहट न पाकर वे रसोई की तरफ बढ़ गए। उनकी नजर जैसे ही अलमारी पर पड्डिड ही सामने ही मिठाई का डब्बा नजर आ गया। उनके मुंह में पानी भर आया। जिस लड्डू के लिए वे अपने आप को इतना अपमानित महसूस कर रहे थे, वही लड्डू जब सामने नजर आए तो सारे अपमान धुएं की तरह कहीं दूर बादलों में खो गए।
स्वादेंद्र ने ज्ञानेंद्र पर कब्जा कर लिया और वे डब्बे में से लड्डू निकाल निकाल कर गले के नीचे उतारने लगे। जब उनका पेट गले तक भर आया तो पैर अपने आप चारपाई की तरफ उठ गए। सुबह होते होते उनको चक्कर पर चक्कर आ रहे थे, जी मचला रहा था और वे अर्ध बेहोशी सी हालत में पहुंच गए। जब यह बात अखिल को पता चली तो वह दौड़ा हुआ दादाजी के पास आ गया। दादाजी की स्थिति देखकर वह समझ गया कि आज दादाजी ने जरूर कुछ ऊटपटांग चीजें खाई हैं। इंसुलिन की सुइयां और दवाइयां दादाजी के जिस्म में उतारी जाने लगीं। जब भी उनकी आंख खुलती वे अखिल को अपने पास पाते। उसके चेहरे पर बेचैनी और थकावट देखकर वे भी बेचैन हो उठे। अखिल की लगातार कोशिश से दादाजी की तबीयत में सुधार होने लगा। अखिल के लिए बुलावे पर बुलावा आ रहा था, पर वह दादाजी के पास से हिला तक नहीं। आखिर मोहनलाल बोले, अब तुम अपने काम पर जाओ बेटा, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे वहां भी कितने अहम काम करने के लिए पड्डे होंगे। अखिल बोला, पर आपसे ज्यादा नहीं। तभी नेहा ने अंदर प्रवेश किया। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। वह बोली, लीजिए दादाजी, मिठाई खाइए। आज मैं देखती हूं कि आपको कौन रोकता है। मोहनलाल बोले, नहीं बेटी, अब मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। प्रतिकूल पदार्थ के प्रति नकारात्मक भाव और पोते को प्यार से निहारती आंखें देखकर नेहा समझ गई कि दादाजी ने आज से परहेज करना शुरू कर दिया है।